साथियों, आप सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी परिवर्तनशील लोगों को, जो लोग परिवर्तन में विश्वास करते हैं, उन तमाम लोगों को जय आदिवासी। भाइयों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर बोलना और इस विषय को समझना, ये दोनों जरूरी बातें हमारे सामने एक चुनौती के रूप में है। राघोजी भांगरे एक विचार, ये विषय है हमारा। ये विषय इसलिए रखा गया है कि राघोजी भांगरे को केवल एक क्रांतिकारी व्यक्ति बोलकर उनकी कहानियां लोगों के बीच में सुनाना, ये आदिवासी मंच और बिरसा ब्रिगेड का और जो आदिवासी मिशन मध्य भारत है, इनका ये उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज के लोगों ने राघोजी भांगरे जी के बारे में, क्रांति के महापिता राघोजी भांगरे, इनके बारे में सच्चाई और उनकी विचारधारा को समझना, ये आम कार्यकर्ताओं से लेकर खास कार्यकर्ता तक, इन सब लोगों के बीच में इस बात को रखने का मेन उद्देश्य आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। हमारे सामने 9 अगस्त का कार्यक्रम खड़ा है। दूसरी तरफ ये जो सिचुएशन है आज देश की, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हम लोगों को राघोजी भांगरे के बारे में लोगों तक के बात रखना एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हम लोगों ने इसको स्वीकार किया है। आप लोगों से अपेक्षा है कि इस बात को आप लोग ध्यान से और इसको समझने की कोशिश करें, केवल सुनने की नहीं, इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं राघोजी भांगरे जी के बारे में बात करने के पहले आपको एक परिस्थिति से अवगत करा देता हूं। मैं राघोजी भांगरे, इनकी तुलना, इनकी वैचारिक क्षमता की तुलना, इनके कार्य प्रणाली की तुलना और इनके कार्य प्रणाली में जो काम करने का तरीका रहा है, जो विद्रोह करने का तरीका रहा है, मैं इसको संभाजी महाराज से जोड़ के देखना चाहता हूं। संभाजी महाराज एक ऐसा नाम है महाराष्ट्र में और पूरे देश में, जिसको कभी वैचारिक पहचान लोगों ने नहीं दिया और जानबूझकर नहीं दिया गया। आप समझ सकते हैं कि संभाजी महाराज का जो संघर्ष था, आप शिवाजी महाराज की मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि हम मूवमेंट के लोग हैं, हमको मालूम है कि शिवाजी महाराज से 10 पट ज्यादा अगर घबराहट दुश्मनों को थी तो वो संभाजी महाराज से थे। चाहे ब्रिटिश हो या आप भारत यानी महाराष्ट्र के और भारत के कथाकथित ब्राह्मणवादी जो ताकतें थी, वो ताकतों को, पेशवाई ताकतों को सबसे ज्यादा अगर डर किसी से था तो संभाजी महाराज से था। और संभाजी महाराज का जो स्ट्रगल है, आप देखिए पूरे 27 साल तक, जब तक के संभाजी महाराज का स्ट्रगल चलते रहा। पहला राजा था औरंगजेब, जो राजधानी में नहीं आ सके। संभाजी महाराज की संघर्ष के वजह से और महाराष्ट्र की राजधानी में नहीं आ सके, उनकी राजधानी में नहीं बैठ सके, ये संभाजी महाराज है। और संभाजी महाराज का जो संघर्ष था, बुनियादी संघर्ष जो था, वो जमीन
शासन और प्रशासन को लेकर था। साथियों, संभाजी महाराज ने औरंगजेब के पुत्र, आप अच्छे से देख लीजिए, आप जब आप इतिहास की तरफ जाते हो तो जो अकबर थे उनका बहुत ही आखिरी दम तक के संभाजी महाराज ने अकबर का साथ दिया, क्योंकि अकबर जो थे वो संभाजी महाराज की वास्तविक लड़ाई को समझ चुके थे। यह पहली बात है यार, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं क्यों बता रहा हूं, हम राघोजी भांगरे जी के संघर्ष को, उनकी विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अकबर ने संभाजी राजा का सबसे ज्यादा मदद किया, समर्थन भी किया, क्योंकि उनकी लड़ाई से अकबर खुद प्रभावित थे, वो समझ चुके थे। और संभाजी महाराज ने इस बात को क्लियर कर लिया था कि मुस्लिम ये उनके दुश्मन नहीं है। उस वक्त उनके दुश्मन वहां के ब्राह्मणवादी ताकते हैं, यह संभाजी महाराज ने स्पष्ट समझा दिया था। और यही बात अकबर को समझ में आ गई थी। जो पेशवाई की रणनीति थी, जो षड्यंत्र था, देखिए भले राज्य का संघर्ष था, लेकिन वहां पर जो बुनियादी बात थी वो समाज व्यवस्था की थी। और संभाजी महाराज को जो समाज व्यवस्था प्रेरित थी वो सांस्कृतिक समाज व्यवस्था प्रेरित थी, धार्मिक समाज व्यवस्था प्रेरित नहीं थी। ये बात हम लोगों ने ध्यान में रख लेना चाहिए। और संभाजी महाराज ने क्लियरली स्पष्ट शब्दों में बोला था कि हम अपनी प्राचीन सांस्कृतिक जीवन शैली को जीना पसंद करते हैं, सांस्कृतिक जीवन शैली में हमको समानता नजर आती है, ऐसा संभाजी महाराज ने कहा था। अब संभाजी महाराज ने इस बात को समझ लिया था, यानी आदिवासी संस्कृति में संभाजी महाराज का झुकाव था। और आदिवासी लोगों ने ही संभाजी महाराज के संघर्ष को तटस्थ बनाया, उसको मजबूत बनाया, उसकी अगुवाई भी की। यह पार्श्वभूमि आप समझ लीजिए। आप इतिहास को जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि 1818 में जैसे ही मराठाओं की ब्रिटिशों के हाथ से हार हुई, आदिवासी गुलाम बन गए। लड़ाई मराठा हारते हैं और गुलाम आदिवासी बनता है। ये दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो मराठा राजा थे उनकी पूरी जो प्रजा थी और उनकी जो सेना थी वो आदिवासी सेना थी। इसलिए मराठाओं के हारने से आदिवासी गुलाम बना। मराठा नेतृत्व कर रहे थे, वो हार गए और गुलाम आदिवासी बन गया। और उस वक्त पूरी जमीनों का इन्होंने पूरी जमीनों पर कब्जा बना लिया। और इसमें पेशवाई विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ था। जो संघर्ष संभाजी महाराज आदिवासियों को साथ में लेके कर रहे थे, उसी संघर्ष की पुनरावृत्ति आपको राघोजी भांगरे के संघर्ष में दिखाई देती है। राघोजी भांगरे के भाई बापूजी भांगरे, उनके पिताजी रामाजी भांगरे। आप एक बात को अच्छे से समझ लीजिए कि भारत में आदिवासी का जो संघर्ष है, आदिवासियों का जो संघर्ष है, जो आदिवासियों का संघर्ष है, वो संघर्ष हमको समझने की जरूरत है। मैंने आपको अभी बताया कि संभाजी महाराज का संघर्ष, इतिहास बोलता है कि 1818 में मराठा अंग्रेजों के हाथ से डिफीट हुए, हार गए, उनकी हार हुई और आदिवासी गुलाम बन गया। हारता मराठा है और गुलाम आदिवासी बनता है। ये बात आप लोग समझ लीजिए पहले अच्छे से। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जितने मराठा राजा थे, जितने मराठा योद्धा थे, उनके पीछे और उनके पीछे का बैकग्राउंड जो था वो पूरे आदिवासियों का था। और वो विचारधारा, मराठाओं की जो बेसिक विचारधारा थी,
वो आदिवासी संस्कृति पर आधारित विचारधारा थी। जो मराठा पेशवाइयों के शरण में गए, उन्होंने ब्राह्मणवाद और हिंदुत्व की तरफ, यानी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ गया, वो उनके अधीन हो गए। लेकिन बुनियादी रूप से मराठाओं का जो नेतृत्व था या मराठाओं की जो बेसिक विचारधारा थी, वो सिंधवी नहीं, सिंधु संस्कृति की थी। सिंधवी राज जो कंसेप्ट्स आपके सामने आते हैं, ये बुनियादी तौर पे आदिवासी संस्कृति का ही कंसेप्ट है। अब इस लड़ाई को, इस परिस्थिति के बाद में आप देखिए कि मैं आपको दोनों सीक्वेंस बताना चाहता हूं। एक तरफ रामाजी भांगरे 1848 में उनको काली जेल हो गई थी, अंडमान निकोबार जेल। तब आप देखोगे कि रामाजी भांगरे ने माफी नहीं मांगा। मैं वो उल्लेख क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम विचारधारा के बारे में बात कर रहे हैं। एक विचार, राघोजी भांगरे एक विचार जब हम सोचते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको समझने की जरूरत है। रामाजी भांगरे 1848 में उधर जेल में, और राघोजी भांगरे, इनका जो संघर्ष था, बेसिक संघर्ष था, आप देख लीजिए कैसा, किस टाइप का संघर्ष था। बाप जेल में, बेटा सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरी कमान बेटे ने संभाल ली। ये मामूली बात नहीं है। इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। हमको एक अलग टाइप की बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि भाई राघोजी भांगरे ये क्या चीज थी। उम्र की 18 साल से राघोजी भांगरे ने विद्रोह किया। उम्र की 18 साल में आदमी किसी से लड़ सकता है, किसी के से चिढ़ सकता है, लेकिन इतना बड़ा विद्रोह कैसे कर सकता है, ये प्रश्न अपने सामने आना चाहिए। ये इसीलिए हुआ क्योंकि राघोजी भांगरे के दिलो दिमाग में उनके पूर्वजों द्वारा, उनके पिताजी द्वारा, उसके पहले जो आदिवासी संघर्ष था, उस संघर्ष के अवशेष थे। वो संघर्ष उनके जानते थे कि हमारी लड़ाई क्या है। क्योंकि लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लड़ाई चालू ही थी। शुरू से लड़ाई चालू थी। और इस लड़ाई के बारे में हमारे लोगों के मन में एक अलग अलग टाइप की भावना हमको दिखता है। एक मैं सवाल आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं। और 2 मई राघोजी भांगरे का शहीद दिवस। 2 मई राघोजी भांगरे का शहीद दिवस और 1 मई महाराष्ट्र दिवस। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र दिवस डिक्लेयर करने के लिए ये एक बहुत अलग टाइप का दिन चुना गया। ये जानबूझ के किया गया। मैं किसी दिन इस पर पूरी प्रैक्टिस, यानी आप लोगों को इसकी पूरी हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन आज हमारा विषय जो है, राघोजी भांगरे की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो एक विचार, आप राघोजी भांगरे को एक व्यक्ति के रूप में ना देखते हुए आदिवासी विचार के रूप में, एक विद्रोही विचार के रूप में आप लोगों ने देखना चाहिए। उसके वो पहलू को हम लोगों ने छूना चाहिए। इस उद्देश्य से हम लोग आज बात करेंगे। आप देखिए कि 1844 में जो राघोजी भांगरे का विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ में दिखता है, केवल अंग्रेजों के खिलाफ का विद्रोह नहीं था, ये पेशवाइयों के भी खिलाफ का विद्रोह था। जहां जहां पर संभाजी महाराज को चोट पहुंचाई गई, जहां जहां पर संभाजी महाराज के को हार का, यानी नीचा होने का सामना किया, अपमानित किया गया, उनको गिरा गया, उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया, उस जगह पर राघोजी भांगरे ने वार किया है। आप एक एक इंसिडेंट देखिए, जिस जगह पर संभाजी महाराज के साथ धोखा हुआ है, उस जगह पर राघोजी भांगरे ने विद्रोह किया है। वहां पर राघोजी भांगरे ने पेशवाई और अंग्रेजों को शिकस्त दी है। राघोजी भांगरे संभाजी महाराज के लड़ाई का एक जो पार्ट बचा हुआ था, उस पार्ट को एक लाइन दे रहे थे। राघोजी भांगरे कोई मामूली हस्ती नहीं थी जो केवल मराठा बोल के संकुचित करने का काम संभाजी महाराज को किया गया है। वो काम वो बिल्कुल गलत है। संभाजी महाराज को संकुचित इसलिए किया गया क्योंकि संभाजी महाराज आदिवासी संस्कृति के समर्थक थे।
आदिवासी सेना के साथ में लड़ने वाले सैनिक थे। एक अलग टाइप का कैरेक्टर था संभाजी महाराज का। जबरदस्त विद्रोह था संभाजी महाराज के इसमें, और सामाजिक विद्रोह भी था, सांस्कृतिक विद्रोह भी था, और राष्ट्रीय विद्रोह भी था। विद्रोह भी दिखाई देता है आपको, राज्य का विद्रोह दिखाई देता है, और यह विद्रोह जमीन का था। सामाजिक सत्ता, सांस्कृतिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, ये तीनों चीजों से एक साथ लड़ने की रणनीति संभाजी महाराज की रही है, जो शिवाजी महाराज की लड़ाई में हमको दिखाई नहीं देती। बुनियादी तौर पे हमको शिवाजी महाराज से ज्यादा स्पष्ट भारत की परिस्थितियों पर, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजकीय परिस्थितियों पर संभाजी महाराज से ज्यादा प्रेरणा मिल सकती है। शिवाजी महाराज तो हमारे प्रेरणा स्रोत थे, क्योंकि उनको एक समय शिवाजी महाराज का राज था, जब उनके हाथ में राज्य का कंट्रोल था, नियंत्रण था। लेकिन संभाजी महाराज के हाथ समय में वैसा नहीं रहा। उनको अपने साथ उनको विद्रोह का ही एक रास्ता अपनाना पड़ा, एक विचारधारा थी। संभाजी महाराज का जीवन आप देख लीजिए, उनकी स्टडी आप देख लीजिए। अब आप राघोजी भांगरे को देख लीजिए कि जब राघोजी भांगरे को हम देखते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि जहां जहां संभाजी महाराज कम पड़े, वहां वहां राघोजी भांगरे ने विद्रोह किया, और वहां वहां राघोजी भांगरे विजयी हुए। उन्होंने रिजल्ट लाया उस बात का। उसका जीता जागता उदाहरण था 1844, जब एक ऑफिसर की नाक, एक अफसर, अंग्रेजी अफसर की नाक काटी गई। 10 लोगों को मारा गया ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन 10 लोगों को नहीं मारा गया। उस वक्त कम से कम 100 सैनिक अंग्रेजों के मारे गए। एक बहुत बड़ा फोर्स, एक टुकड़ी जो अंग्रेजों की थी, इसको खत्म किया गया। साधन नहीं थे, यहीं की सेना बनाकर, अपने ही लोगों की सेना बनाकर। एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि राघोजी भांगरे की सेना में केवल महादेव कोड़ी नहीं थे, वारली था, ठाकर था, गावित था, भील था, मराठा था। जो छोटा मराठा था, मैं बड़ा मराठा इसलिए नहीं ये वापर रहा हूं, छोटा मराठा और बड़ा मराठा ये शब्द इसलिए डालना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि एक दिमाग में एक ये था कि हम मराठा है, हम शासक है। एक ऐसा वर्ग, और जो वर्ग आदिवासियों के समकक्ष मराठा वर्ग था, वो पूरा राघोजी भांगरे के पीछे था। राघोजी भांगरे का जो संघर्ष है साथियों, ये सांस्कृतिक संघर्ष है, धार्मिक संघर्ष नहीं था। अगर वो धार्मिक संघर्ष होता तो पेशवाई विचारधारा से समन्वय स्थापित करने में राघोजी भांगरे को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन संभाजी महाराज का भी जितना विरोध पेशवाइयों ने किया, उससे ज्यादा विरोध राघोजी भांगरे का किया गया। राघोजी भांगरे की जो सोच थी, वो एक ऐसी सोच थी कि जो जमीन से लेकर तो संस्कृति तक, और संस्कृति से लेकर तो उस संस्कृति और उस जमीन पर रहने वाले आदमी तक, उसकी आने वाली पीढ़ी तक, ये जो सोच, बुनियादी सोच राघोजी भांगरे की रही है, ये राघोजी भांगरे की अपनी सोच नहीं, ये एक बहुत बड़ी विचारधारा थी जो पूर्वजों से चलते हुए आ रही थी, रामाजी भांगरे से चलते हुए आ रही थी। ये उसके पहले संभाजी महाराज में देखी गई, उसके पहले और हमारे पूर्वजों में देखी गई। ये केवल मराठा संघर्ष नहीं था। अगर कोई इसको मराठा इतिहास या मराठा संघर्ष के नाम से देखना चाहता है, तो मैं ये सोचता हूं कि वो अल्प बुद्धि से देख रहे हैं, एक तरफा सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं, सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं। मराठाओं का राज और मराठाओं का संघर्ष, इसमें आदिवासियों की जो भूमिका थी, इस पर चर्चा नहीं हुई। यहां पर इस पर चर्चा नहीं हुई, इस पर चर्चा होना बहुत जरूरी था। इस इतिहास के पहलुओं को रोका गया, इस इतिहास के पहलुओं को छुपाया गया। मैं कुछ हमारे भाई लोगों के मन में छोटे छोटे सवाल आते हैं। कोई आजकल एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि किसी भी टाइप का सवाल खड़ा कर देना
राघोजी भांगरे कौन थे, टंटे भील कौन थे, बिरसा मुंडा कौन थे, क्या बिरसा मुंडा ब्राह्मण थे क्या, या कोई और थे, इस टाइप के जो छोटे छोटे सवाल है। किसी भी आदिवासी क्रांतिकारी को ब्राह्मण बोलना ये उनका अपमान करने जैसा है। एक आदमी बता दीजिए पूरे भारत में जिसने ब्राह्मणवाद का समर्थन किया, एक आदिवासी आदमी बताइए, एक आदिवासी क्रांतिकारी बताइए जिसने ब्राह्मणवाद का समर्थन किया हो। आदिवासियों ने कभी जातीय व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को नहीं माना। धार्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन जब राघोजी भांगरे की हम लोग बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राघोजी भांगरे का संघर्ष केवल सह्याद्री तक नहीं था, सह्याद्री तक सीमित नहीं था संघर्ष राघोजी भांगरे का, वो गुजरात तक दिखाई देता है। उसका प्रभाव विदर्भ तक दिखाई देता है, मध्य प्रदेश में भी दिखाई देता है राघोजी भांगरे के संघर्ष का इतिहास। आपको मालूम है राघोजी भांगरे के साथ के लोगों को कहां कहां पकड़ा गया? राघोजी भांगरे के साथियों को गुजरात में पकड़ा गया, राघोजी भांगरे के साथियों को मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, झाबुआ में पकड़ा गया। राघोजी भांगरे के आंदोलन का आप लोग टंटे भील के आंदोलन से तुलना कर सकते हैं, उसके लिंकिंग आपको मालूम होनी चाहिए। चाहे वारली आंदोलन रहे, चाहे ठाकर आंदोलन रहे, या आप गावित आंदोलन को देख लीजिए, भील आंदोलन को देख, वहां पर आपको राघोजी भांगरे के अवशेष दिखाई देते हैं। आप शायद नहीं समझते। स्टीवर्ट कमेटी की रिपोर्ट, जेम्स कैजी की रिपोर्ट, एक अंग्रेज अफसर थे जिसको सर गैबिन की रिपोर्ट, आपको इसमें राघोजी भांगरे क्या है या राघोजी भांगरे का जो आंदोलन था उसके बाद में जो प्रभाव लोगों के और व्यवस्था में पड़ा है उसका आपको यानी एक एक अवशेष जब आप ढूंढेंगे तो आप पाओगे, आप उस निष्कर्ष तक पहुंच जाओगे कि जिस जमीन पे आप खड़े हो वो जमीन राघोजी भांगरे ने दी हुई है। राघोजी भांगरे का योगदान अगर आपको देखना है तो ये जो संयुक्त महाराष्ट्र की और अखंड महाराष्ट्र की कंसेप्ट रखने वाले लोग हैं उनको पूछो कि सह्याद्री की जमीन, कोकण की जमीन, पश्चिम महाराष्ट्र की जमीन, दक्षिण विदर्भ की जमीन आपके हिस्से में कैसे आई, कहां से आई, किस किस एक्ट में आई? 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जिसको एक्ट नंबर 1 बोलते हैं, पहला एक्ट नंबर 1, 1894 का पहला एक्ट, ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसके पीछे की भूमिका क्या थी? अगर आप जब इसकी में डिटेल में जाओगे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आप डिटेल में जाओगे, तब आप पाओगे कि राघोजी भांगरे के संघर्ष ने ही आपको जमीन का मालिक बनाया है। पेशवाइयों ने तो आपकी पूरी जमीन छीन ली थी। पेशवाइयों के शासनकाल से उनकी जो जितना प्रीमाइसेस था, उन्होंने क्लियरली इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि ये जमीन अब राज्य की है, व्यवस्था की है, पेशवाइयों की है। छीनी हुई जमीन आपको वापस मिली है राघोजी भांगरे की वजह से। अंग्रेज को मजबूर होना पड़ा, अंग्रेजों को सोचना पड़ा, और उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया कि यस, ड्यू टू द स्ट्रगल ऑफ राघोजी भांगरे we came to conclusion that the tribes, hill tribes of Maharashtra are the real owner of that land. अब सवाल ऐसा होता है कि कई लोगों के दिलो दिमाग में एक बात आती है कि राघोजी भांगरे का नाम नहीं आया उस एक्ट में। अरे वो एक्ट क्यों पास हुआ, किस परिस्थितियों में पास हुआ, वो वहां तक कैसे पहुंचा? जब आप उसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता चलता है कि ये उसी संघर्ष का नतीजा है। उसी संघर्ष का नतीजा है। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
जब राघोजी भांगरे का संघर्ष चल रहा था तो महाराष्ट्र में विट्ठल रुक्माई के अलावा कोई दूसरा मंदिर आपको दिखाई नहीं देता था उस क्षेत्र में। वहां पेशवाइयों को स्थान नहीं था। राघोजी भांगरे के संघर्ष के वक्त पेशवाई हावी नहीं हुए, आदिवासी क्षेत्र में तो हुए ही नहीं। और कुछ मराठा, कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग, कुछ हमारे दलित भाई, वो भी राघोजी भांगरे के संघर्ष से उनको लाभ मिला है। इतना बड़ा लाभ, इतनी बड़ी प्रेसिडेंसी, 1 लाख हेक्टेयर जमीन, 1 लाख हेक्टेयर जमीन, नॉट ए जोक। इतिहासकारों ने तो लिख दिया है कि भाई 5,000 रुपए का इनाम राघोजी भांगरे के ऊपर रखा गया था। 1800 5,000 रुपए का इनाम, उसकी वैल्यू क्या है आज की? मैं वो पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। लोग 1 लाख हेक्टेयर जमीन का जो ये था, एग्रीमेंट था, आप लोगों के हिस्से में आया है। महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है। कंटेभिल को आप लोग महाराष्ट्र का क्रिएटर बोल सकते हो, राघोजी भांगरे को महाराष्ट्र का क्रिएटर बोल सकते हो, संभाजी महाराज को महाराष्ट्र का क्रिएटर बोल सकते हो। हारे हुए महाराष्ट्र को पुनर्निर्माण करने वाले लोग हैं ये परिवर्तनशील विद्रोही कैरेक्टर के लोग रहे हैं। राघोजी भांगरे के 3 शब्द मैं जो आपको बताना चाहता हूं। पहला शब्द, राघोजी भांगरे जमीन को आई बोलते थे। जमीन को आई बोलते थे और समाज की किसी भी लेडीज को माई बोलते थे। आई और माई, ये शब्द के मीनिंग दोनों एक ही जैसे है, लेकिन जब आप आई को देखते हो और जब माई के बारे में सुनते हो तो ये जो आई और माई, ये जो शब्द आए हैं प्रचलन में, ये राघोजी भांगरे के वजह से ही आए हैं। मां को आई भी बोला जाता है और माई भी बोला जाता है। ये जो शब्दों का आप लोग अंतर देखिए, ये मामूली चीज नहीं है। ये शब्दों का अंतर आपको समझ में आ रहा है? पकड़ के रखो। ये शब्दों में जब आप जमीन को आई बोलते हो और समाज की किसी भी महिला को माई बोलते हो, तो ये सांस्कृतिक शब्दावली है। ये धार्मिक शब्दावली नहीं है। धर्म में कभी किसी ने अपनी मां को आई नहीं बोला, याद रखो। और किसी ने किसी लेडीज को माई नहीं बोला, ये याद रखो। ये धार्मिक शब्दावली नहीं है, ये सांस्कृतिक शब्दावली है। और यही बात, इस बात का प्रूफ है कि राघोजी भांगरे आदिवासी संस्कृति को ही मानते थे, किसी धर्म को नहीं मानते थे और किसी धर्म से प्रभावित नहीं थे। वो कर्मकांडों के विरोध में थे। राघोजी भांगरे के वक्त 4 ब्राह्मण पंडितों को नासिक तक, जो आज प्रसिद्ध वहां का स्थान है, मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, समझदार हो, वहां पर राघोजी भांगरे के विद्रोह की वजह से आदिवासियों के हाथ में वो चार्ज आया। आप सप्तशृंगी की भी बात ले लोगे तो वो राघोजी भांगरे की वजह से हुआ है। नासिक में एक जगह ऐसी है जहां पर आदिवासियों के हिस्से में वो और आदिवासियों के हक में वो आज भी उनके नियंत्रण में दिखाई देते हैं, वो मंदिर वगैरह। वो राघोजी भांगरे के संघर्ष का नतीजा है। चार्ज दिया गया आदिवासियों के हाथ में। एक लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, दूसरा रेवेन्यू सेटलमेंट एक्ट।
रेवेन्यू सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस जो ब्रिटेन में हुई, रेवेन्यू सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है राजस्व को निर्धारित करने का कॉम्प्लेक्स, जो ब्रिटेन में हुआ वो राघोजी भांगरे की वजह से हुआ। संघर्ष के बीच में ही अंग्रेज राघोजी भांगरे से सेटलमेंट की बात कर रहे थे। मैं आप लोगों से एक बात समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, समझने की भी और समझाने की भी कोशिश करना चाहता हूं। राघोजी भांगरे के बारे में कोई बोलता है भाई वो महादेव के भक्त थे, वो कोई ये थे। आपको मालूम है कड़मजाई और जो आदिवासी के जितने स्थान है आप सह्याद्री में देख लीजिए, वहां बताइए कहां अवशेष है। वो अवशेष देखकर आप बताइए मेरे को, भीमाशंकर का अवशेष आप देख लीजिए। भीमाशंकर में भी आदिवासी संस्कृति का आपको जो जहां जहां पेशवाइयों ने कब्जा करके रखा था वहां वहां राघोजी भांगरे आपको दिखाई देते हैं। वो जगह पे विद्रोह राघोजी भांगरे का दिखाई देता है। इस बात से कोई अभिन्न नहीं है कि पंढरपुर के वारकरी संप्रदाय के लोग भी राघोजी भांगरे के समर्थक थे, वहां पे छुपे थे राघोजी भांगरे। वहां छुपे रहे। इतना आसानी से आप राघोजी भांगरे के बारे में मेरे को एक बात बताइए, क्या कारण है वारकरी संप्रदाय के लोग राघोजी भांगरे का समर्थन करते थे, उनको छुपाने की कोशिश की? क्या बात है? मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राघोजी भांगरे को छुपाने की कोशिश की। मराठा समुदाय के लोग राघोजी भांगरे को अपना हीरो मानते थे। ये आपको समझने की जरूरत है। आज की तारीख में जो प्रीमाइसेस महाराष्ट्र का आदिवासियों के हक में आया है, जहां आप 5th शेड्यूल एरिया देख रहे हो, जहां पर आप आदिवासी बहुल क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसे आए? अब तो चले गए थे, विस्थापित हो गए थे, आदिवासी चले गए थे। उस वक्त जो सेटलमेंट हुआ आदिवासियों के लिए, जो हिल ट्राइब्स का सेटलमेंट है, आप उसको अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि सेटलमेंट ऑफ हिल ट्राइब्स विद ब्रिटिश रूलर्स वो कौन से बेस पे हुआ है, किस संघर्ष का नतीजा है वो। हिल ट्राइब्स का मतलब पहाड़ों पे रहने वाले आदिवासी, जंगलों में रहने वाले आदिवासी। ये ब्रह्मे प्रेसिडेंसी की बात चल रही है। इधर विदर्भ की बात करेंगे तो ये सीपीएन बरार प्रेसिडेंसी में था, यहां पर भी उसका फायदा हुआ है। राघोजी भांगरे का संघर्ष, बाबूराव शर्मा का संघर्ष आप देख लीजिए, रेंगा कोरकू का संघर्ष देख लीजिए, टंटा भील का संघर्ष देख लीजिए, एक जैसे दिखाई देते हैं आप। ये एक जैसे संघर्ष है। ये एक विचारधारा है जो जल जमीन जंगल से जुड़ी हुई संस्कृति पर आधारित एक सामाजिक विद्रोही विचारधारा, जो समाज को इस अधिकारों को दिलाना चाहते हैं, इन अधिकारों को समाज के हिस्से में लाने के लिए ये जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को करने वाला व्यक्ति, यानी वो एक विचारधारा थी, व्यक्ति नहीं था। राघोजी भांगरे के साथ में अन्य बहुत सारे कातकरी समाज के लोग, वहां के लोग, कई बड़े नेता रहे, वहां क्रांतिकारी हुए, मैं उनका उल्लेख अभी करना नहीं चाहता हूं। ऐसे कई क्रांतिकारी लोगों ने राघोजी भांगरे को फॉलो किया। 14 साल का जो संघर्ष है राघोजी भांगरे का, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इट वॉज द बैटल
विथ मिलिट्री, ब्रिटिश मिलिट्री, सबसे ज्यादा सशक्त मिलिट्री थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों की, क्योंकि वहां पर डॉकयार्ड था, जो समुद्री सतह थी, वहां पर हर चीज उपलब्ध हो जाती थी अंग्रेजों को। और ये इतना सशक्त मिलिट्री के खिलाफ में राघोजी भांगरे का संघर्ष, निहत्थे लोग, भूखे प्यासे लोग, उनको एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनको सैनिक के रूप में रूपांतर करके उनके माध्यम से विद्रोह खड़ा कर देना, यह मामूली बात नहीं है। ये आम आदमी के बस की बात नहीं है, यह खास आदमी ही कर सकता है। कोरेगांव संघर्ष के बारे में जब आप बात करते हो, तो कोरेगांव बैटल में हम हार गए थे, अंग्रेजों से हार गए थे, लेकिन उसके बाद का संघर्ष किसने किया? अगर आपके सामने सवाल खड़ा होता है तो आप कोई नाम नहीं लेता है। तकलीफ इसी बात की है कि राघोजी भांगरे का नाम लेना ही नहीं चाहते हैं कोई, क्योंकि राघोजी भांगरे पूरी व्यवस्था का विरोध करते थे। अगर आप पूरी व्यवस्था का व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह करोगे तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। आज भी ने राज्य में साहित्य क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में जो नेतृत्व पेशवाई माइंड के लोगों के हाथों में है, इसलिए राघोजी भांगरे को महाराष्ट्र के इतिहास में सम्मानजनक जगह नहीं मिली। ही वॉज ऑल्सो लिस्टेड इन क्रिमिनल ट्राइब्स। राघोजी भांगरे को गुनहगारी जमात का ही सिक्का लगा हुआ है, शहीद का सिक्का नहीं लगाया गया। सोलह प्रेसिडेंसी थी, 16 ऐसे पॉकेट्स थे जहां पे राघोजी भांगरे का नियंत्रण था। राघोजी भांगरे के कहने पर ग्राम सभाएं होती थी, राघोजी भांगरे के कहने पर जमीन का आवंटन होता था, राघोजी भांगरे के कहने पर न्याय होता था, जिसको पंचायत के बीच में न्याय बोलते हैं। राघोजी भांगरे के कहने पर किसी भी जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होते थे। अब किसी ने कुछ दूसरे टाइप के व्यूज सबके सामने आते हैं। एक ब्रिटिशर्स के इसमें आया कि राघोजी भांगरे अंग्रेजी समझते थे। मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहता, मैं खुद उस पर अध्ययन कर रहा हूं कि वाकई में राघोजी भांगरे जी को अंग्रेजी समझती थी क्या, और अगर यह बात सही है, जो सर गिबेन है जिसने राघोजी भांगरे के बारे में अपने स्टेटमेंट्स में जो तारीफ की है, जो कंक्लूजन किया है कि एक ऐसा आदमी जिसको हर चीज की समझ थी, उनको जुडिशरी की समझ थी, उनको न्याय व्यवस्था के बारे में मालूम था, कानून के बारे में मालूम था, सैन्य शक्ति के बारे में मालूम था, ये सर गिबेन ने राघोजी भांगरे के बारे में बोला, किसी इंडियन ने नहीं बोला, ये ब्रिटिशर्स नहीं बोले जिनके खिलाफ राघोजी भांगरे का संघर्ष था। आपका दुश्मन अगर आपकी तारीफ करता है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। एक ऐसा संघर्ष जिसने पूरी आदिवासियत को बचाया, एक ऐसा संघर्ष जिसने आपको भूमालक बनाया, एक ऐसा संघर्ष जिसने आपके बीच में आज भी आदिवासी संस्कृति के अवशेषों को बचा के रखा, एक ऐसा संघर्ष जिसने आपको स्वाभिमानी बनने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसा संघर्ष जिसने आपको सम्मान दिया। वो संघर्ष अगर आप देखते हो तो राघोजी भांगरे का नाम आपको भगवान के समकक्ष रखना पड़ेगा। भगवान की कोई हिस्ट्री नहीं है, उनकी कहानियां है, लेकिन राघोजी भांगरे की हिस्ट्री है। लिविंग गॉड बोलेंगे उसको। राघोजी भांगरे की वजह से आप लोग, मेरे हिसाब से बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जितने हिल ट्राइब्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली है, उनको रिकॉग्नाइज किया गया कि दे आर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, क्योंकि मराठा और आदिवासी दोनों एक जैसे ही थे वहां।
उनको कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन आपको आइडेंटिफाई किया गया, आपको पहचान आपकी खड़ी की गई, वो राघोजी भांगरे के संघर्ष की वजह से। आपको मालूम है डॉक्टर जे.एच. हट्टन ने क्या बोला था राघोजी भांगरे के बारे में? वो भारत में आदिवासी एंथ्रोपोलॉजी पे काम करने वाले साइंटिस्ट थे और जिन्होंने स्पष्ट तौर से आदिवासियों को उल्लेख किया कि यस दे आर द ओनर्स ऑफ कंट्री। ये इस देश के सबसे प्राचीन लोग हैं, ये प्राचीन संस्कृति के लोग हैं। ये हट्टन साहब का कहना था और हट्टन साहब ने राघोजी भांगरे के बारे में बोला, ही इज ए कल्चरल रिवोल्यूशनरी, सांस्कृतिक क्रांतिकारी। ये शब्द भारत में किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बोला गया, इतना स्पेसिफिक, इतना उल्लेखित शब्द उनके बारे में आया। जो मावली भाषा आज बोली जाती है, यह मावली भाषा संभाजी महाराज से लेकर राघोजी भांगरे तक की थी। राघोजी भांगरे के शहीद होने के बाद में यह भाषा धीरे धीरे लुप्त होती चली जा रही। यह मदर ऑफ मराठी है, मराठी नहीं, मराठी, मराठी बोलते जिसको, मदर ऑफ मराठी। जो महादेव कोड़ी बोलते हैं, वारली बोलते हैं, ठाकर बोलते हैं, काकरी बोलते हैं, गावित बोलते हैं, भील बोलते हैं, ये मराठी, मदर ऑफ मराठी है ये। आप लिंग्विस्टिक साइंस को अगर आप समझते होंगे, भाषा शास्त्रों को आप समझते होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मराठी ये ओरिजिनेट आदिवासी भाषा से हुई है, ना कि संस्कृत भाषा से। संस्कृत तो बहुत जूनियर है। यह बात अलग है कि आज संस्कृत को देश की पहली भाषा मानने के लिए लोग ये कर रहे हैं। संस्कृत इज मोर जूनियर देन एनी अदर ट्राइबल लैंग्वेज। किसी भी आदिवासी भाषा से संस्कृत सबसे जूनियर भाषा है। संस्कृत भाषा का प्रचार आप राघोजी भांगरे के एरिया में 3 चीजों को आप लोग अच्छे से देखो। मेरे को एक बात बताइए कि जहां जहां आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस पहाड़ पे आदमी रह सकता है, उस पहाड़ पे आदिवासी खेती करते हुए नजर आता है। यानी उस प्रीमाइसेस को उस लायक बना के रखा गया था। संभाजी महाराज और राघोजी भांगरे ये एक सिक्के के 2 पहलू है। ये महाराष्ट्र के सबसे बड़े विद्रोही के रूप में इनको हम लोग देखना चाहिए उस बेल्ट में। ये बहुत बड़ा संघर्ष रहा है इनका। ऐसे ही अकबर संभाजी महाराज का दीवाना नहीं था, ऐसे ही अकबर ने संभाजी महाराज का साथ नहीं दिया। इतिहास गवाह है कि इतने बड़े मुस्लिम राजा ने मजबूर हो गया हो संभाजी महाराज का साथ देने के लिए। और संभाजी महाराज का जो जिस घटनाक्रम के तहत संभाजी महाराज का एनकाउंटर हुआ, वैसे ही सेम राघोजी भांगरे के साथ में किया गया। राघोजी भांगरे का कैडर बहुत स्ट्रांग था। अंग्रेजों ने यह मेंशन किया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अरेस्ट दिस पर्सनालिटी। राघोजी भांगरे को अरेस्ट करना, ये जोग है, ये राघोजी भांगरे को अरेस्ट करना यानी पूरे समुदाय को अरेस्ट करने जैसा हो गया था वहां। यानी राघोजी भांगरे एक व्यक्ति ना रह के समाज के रूप में वो सामने आए थे। एक व्यक्ति नहीं होता है। जब किसी व्यक्ति की ऐसी तुलना होती है कि अगर राघोजी भांगरे को हम लोग अरेस्ट करना चाहते हैं या अरेस्ट करना है, तो ये पूरे समुदाय को अरेस्ट करना पड़ेगा। इतना समर्थन, इतना जन समर्थन खड़ा कर देना नॉट ए जोक। इसके पीछे एक विचारधारा थी, जिस विचारधारा ने आपको अभी तक आदिवासी बनाया रखा। जिस विचारधारा पर लोगों ने अलग अलग टाइप के ये कर दिए, अलग अलग टाइप पर लोगों ने उस पर कमेंट्स किए। महाराष्ट्र में कई बार शिवाजी महाराज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई।
संभाजी महाराज का इतिहास ही नहीं लिखा गया। जो लिखा गया है उसको उस एंगल से नहीं लिखा गया है। संभाजी महाराज को एक कैरेक्टर बनाया, विचारधारा नहीं बनाया। लेकिन संभाजी महाराज को अगर विचारधारा बनाते हैं तो राघोजी भांगरे बनाते हैं। रामाजी भांगरे का संघर्ष को देख के आपको समझ में आता है कि नहीं, एक विचारधारा थी जो संभाजी महाराज से चलते हुए आ रही थी। राघोजी भांगरे का, रामाजी भांगरे का उल्लेख महात्मा फुले के ग्रंथों में आपको दिखाई देता है। इतने ज्यादा प्रेरित हो जाना, महात्मा फुले जैसी पर्सनालिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसी पर्सनालिटी, उनके जैसा व्यक्तित्व राघोजी भांगरे और रामाजी भांगरे के संघर्ष का उल्लेख करता है। इसका मतलब क्या है? ये आप उस चीज को दूसरे तरीके से सोच नहीं। सत्यशोधक कंसेप्ट कहां से आई? मैं क्लेम कर रहा हूं आज, ये मैं इस बात का आज दावा कर रहा हूं कि जो संभाजी महाराज से लेकर राघोजी भांगरे, रामाजी भांगरे का जो संघर्ष था और वो जो एरिया में जो चीजें, जो विचारधारा सामने आई थी, इनके पास से जो विचारधारा सामने आई, महात्मा फुले जी को समझ में आया कि समाज में एक ऐसी प्रक्रिया की जरूरत है जो सत्य को खोजे, उस सत्य का शोध करे, उस पर काम करे। ये कंसेप्ट वहीं से आई। लेकिन शुरुआत में ये कल्चरल थी, ये सांस्कृतिक कंसेप्ट थी, ये सांस्कृतिक संकल्पना थी। अब उसको एक दूसरा मोड़ दे दिया गया। यह भी आदिवासी संस्कृति से प्रेरित संकल्पना है। ये महात्मा फुले जी की जो सत्यशोधक कंसेप्ट है, यह आदिवासी संस्कृति से ही प्रेरित संकल्पना है। आदिवासी संस्कृति को जब हम देखते हैं तो आप, इतना आसान नहीं है कि आप आदिवासी संस्कृति को, लोग आदिवासी संस्कृति, लोगों को अब धर्म और संस्कृति में भी अंतर करना नहीं आता है। क्योंकि भारतीय समाज व्यवस्था में धार्मिक समाज का ही उल्लेख है, उन्हीं को परिभाषित किया गया। सांस्कृतिक समाज का उल्लेख और उसको परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन उसको परिभाषित किया गया किस सेंस में? क्षेत्रीय सेंस में, जिसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया बोलते हैं, एरिया रिस्ट्रिक्शंस, जहां से आप ये करते हो, वो सांस्कृतिक परिवेश को वहां बोला गया कि ये पर्टिकुलर 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासियों का कानून चलेगा या आदिवासी लोगों के बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये लिमिटेशंस आए, लेकिन इस बात को माना गया कि आदिवासियों की अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी एक व्यवस्था है, उनका अपना एक कानून है। धर्म है करके कहीं उल्लेख नहीं है। धर्म बहुत छोटी चीज है, संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। धर्म को एक लिमिटेड इतिहास है, संस्कृति को बहुत बड़ा इतिहास है। ये हिस्ट्री है, ह्यूमन ओरिजिन की हिस्ट्री है संस्कृतियां में। मानव उत्पत्ति की हिस्ट्री संस्कृति से शुरू होती है। आज हम सब लोगों के सामने राघोजी भांगरे के व्यक्तित्व को देखने की जो चुनौती सामने आती है वो बड़ी कंफ्यूजिंग है। क्योंकि राघोजी भांगरे के बारे में जिस तरीके का प्रचार किया गया, वो बहुत बड़े डकैत थे, उनके साथ में जो लोग थे वो कान काटते थे, नाक काटते थे, सर के बाल काट देते थे, गर्दन काटते थे, हाथ काटते थे। ऐसा राघोजी भांगरे के बारे में जो प्रचार हुआ है, ये प्रचार नहीं है, एक्चुअली उस वक्त राघोजी भांगरे के समय में ये एक सजा देने का तरीका था। राघोजी भांगरे के समय में जिनको सजा मिली है, जिनके नाक काटे गए हैं, जिनके बाल काटे गए हैं, जिनके हाथ काटे गए हैं, उन्होंने क्या किया था इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं करना चाहता। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं करना चाहता। वो आइडेंटिफाई करते, उनको उल्टा क्रिमिनल ट्राइब की लिस्ट में डालते। आज कुछ महादेव कोड़ी भाइयों का मैंने स्टडी किया, वो राघोजी भांगरे को रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो उनको उस तरीके से नहीं देख रहे जिस तरीके से देखना चाहिए था। वारली नहीं देख पा रहा है, ठाकर समझ नहीं पा रहा है, कातकरी को मालूम नहीं है, भिल नहीं समझ पा रहा है, गावित नहीं समझ पा रहा है। साथियों, एक व्यक्ति
इतने बड़े संघर्ष को खड़ा करता है, इतना बड़ा कलेजा रख के इतना बड़ा विद्रोह खड़ा करता है, और इतने दिनों तक के उस विद्रोह में उसको संघर्ष रत रहता है, और उसके साथ समाज के सभी तबके के लोग जुड़ते हैं। यह मामूली बात नहीं है। वहां कोई सत्ता का ये नहीं हो रहा था, बंटवारा नहीं हो रहा था। वहां राज्य के खिलाफ में, प्रस्तावित व्यवस्था के खिलाफ में विद्रोह हो रहा था। जब हम खाना खाते हैं और हमारे साथ कोई खाना शेयर करने आता है, वो परिस्थिति अलग होती है। लेकिन जब भूखे होते हैं हम, और हमारे साथ में उस लड़ाई को, रोटी की लड़ाई को लड़ने के लिए लोग साथ में आते हैं, वो परिस्थिति अलग होती है। दोनों परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो आप। राघोजी भांगरे के विद्रोह में लोग उनके साथ में थे। इसका मतलब साफ है कि राघोजी भांगरे का जो संघर्ष था वो सर्वसमाहित संघर्ष था। केवल महादेव कोड़ी तक, वारली तक, ठाकर तक, आदिवासियों तक सीमित संघर्ष नहीं था। जो पेशवाई मानसिकता के लोग और ब्रिटिशर्स के बीच में जो साठगांठ हुई है, उस साठगांठ के खिलाफ में संयुक्त रूप से संघर्ष राघोजी भांगरे का संघर्ष, जिसको परिवर्तनशील संघर्ष बोल सकते हैं। आज की तारीख में भारत में जितने भी आदिवासी विद्रोह पर स्टडी चालू है, आप पाओगे कि आदिवासियों का संघर्ष कभी ब्राह्मणवाद के यानी फेवर में नहीं रहा। आदिवासियों का संघर्ष ब्राह्मणवाद के खिलाफ में रहा, पूंजीवाद के खिलाफ में रहा, औपनिवेशिकवाद के खिलाफ में रहा, साम्राज्यवाद के खिलाफ में रहा। मैं आपको यह दावे के साथ बोल सकता हूं, पूरे विश्व में भारत के आदिवासियों का जो संघर्ष था उसको विद्रोह का नाम दिया गया। कोई अपने जल जमीन जंगल के लिए संघर्ष कर रहा है, अपनी चीज को, अपने अधिकारों को मांग रहा है, उसको विद्रोह कैसे बोल रहे हो आप? वो तो संघर्ष कर रहा है। वो संघर्ष है, उसको विद्रोह का नाम दे दिए कि इन्होंने विद्रोह कर डाला। अरे किसके खिलाफ में किया? आदिवासियों ने विद्रोह किया, आदिवासियों ने बंड किया, आदिवासियों ने लोगों पर यह किया, हमला किया। किसके खिलाफ में किया, क्यों किया, यह बात तो क्लियर होनी चाहिए। साथियों, देश आजादी के पहले जिंदा रहने का आधार अगर आदिवासियों के पास में, और यहां के मराठा, ओबीसी और जो दलित भाई थे, बाकी बट के जमाती के लोग, इनके पास जो आधार था, यहां तक के इन लोगों के पास में जो आधार था जीवन जीने का, वो केवल जमीन ही आखिरी आधार था। जो आई और माई, आई यानी माईचा संरक्षण करा। हमारी जमीन, हमारी संस्कृति। पहले संस्कृति ये शब्द नहीं बोलता था आदिवासी, उसको आई माई बोलता था। आपली आई माई बघा, ये राघोजी भांगरे की शब्द है। इट इज रिकॉर्डेड, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सर गैबिन के वर्ड्स हैं। वी हैव लिसन्ड मैनी टाइम्स, फाइट फॉर आवर आई माई। हु इज आई माई? ये आई माई कौन है? ये आई माई की जो विचारधारा है, ये विचारधारा जमीन और हमारी समाज के महिला और हमारी संस्कृति की है। जमीन को आई और संस्कृति को माई, ये शब्द राघोजी भांगरे के शब्द है। राघोजी भांगरे को देखने का एंगल आप लोगों ने देखना चाहिए। ये केवल अपन 1 घंटे के डिस्कशन में राघोजी भांगरे को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। इतनी बड़ी शख्सियत को मेरी औकात भी नहीं है राघोजी भांगरे के बारे में उस तरीके से इसका एनालिसिस करना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए यह है कि जो समाज के क्रांतिकारी शहीद है उनके बारे में प्रॉपरली मैं जब तक के बोलूंगा, यानी मेरे को बोलने का मौका मिलना चाहिए।
मेरे लाइफ में मैं अगर अपने आप को धन्य मान लूंगा कि मैं मेरे क्रांतिकारियों को, अपने देश के क्रांतिकारियों को, उनके विद्रोह को, उनकी विचारधारा को समाज तक एक संयुक्त रूप में समाज के सामने अगर रख पाए तो हम समझेंगे हमारा जीवन सफल है। ये मोमेंट है, ये मिशन है। मैं आपको पूछता हूं, क्या उस वक्त रिजर्वेशन मिल रहा था? क्या उस वक्त नौकरियां मिल रही थी? कि क्या उस वक्त शेयर मिल रहा था? जब नौकरियां नहीं मिल रही थी, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, कोई शेयर नहीं मिल रहा था, तो राघोजी भांगरे के साथ लोग लड़ रहे थे। और लड़ाई ऐसी कि उसमें जान बचना यह नामुमकिन है। राघोजी भांगरे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने साथियों को सलाम किया। राघोजी भांगरे को उनके जो साथी थे वो भगवान के जैसा मानते थे। ये आप समझ लीजिए कि भगवान के जैसा मानते थे। लेकिन राघोजी भांगरे जो उनको भगवान के जैसा आदर करते, उनको सल्यूट करते थे राघोजी भांगरे, यानी उनका सम्मान करते थे। एक सेनापति अपनी सेना का सम्मान करना, यह एक अलग टाइप की जीवन शैली को दिखाता है और यह केवल आदिवासी संस्कृति में ही देखी जाती है, कहीं और नहीं देखी जाती है। 7 बार राघोजी भांगरे ने उनके जीवन में 7 बार, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन आपके सामने उस चीज को रख देना चाहता हूं कि 7 बार धार्मिक विद्रोह भी किया, धर्म के खिलाफ में विद्रोह किया राघोजी भांगरे ने। उसके केंद्र बताता हूं, नासिक जो एक पिलग्रिम क्षेत्र है आज, जिसको आप लोग एक तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, वहां पे राघोजी भांगरे का विद्रोह हुआ। राघोजी भांगरे का विद्रोह आपको सप्तशृंगी में दिखाई देता है। राघोजी भांगरे का विद्रोह आपको गुजरात बॉर्डर में दिखाई देता है। कर्नाटक तक भी राघोजी भांगरे के विद्रोह की चर्चा आपको दिखाई देती है। कर्नाटक बॉर्डर में आप सर्च कीजिए, राघोजी भांगरे के विद्रोह की चर्चा आपको कहानी नहीं, जो क्या बोलते हैं आप लोग, माई बोली बोलते हो उसको। इंग्लिश में माई बोली का मतलब होता है मेरी लैंग्वेज, मातृभाषा। ये कल्चरल टर्मिनोलॉजी है। पितृभाषा क्यों नहीं बोलते? क्योंकि पितृभाषा इसलिए नहीं बोलते क्योंकि संस्कृति की जो शुरुआत है वो मां से हुई है। जो राघोजी भांगरे की जो आई माई वाली कंसेप्ट है, मैं उसका आपको एक इशारा कर रहा हूं कि आप सोचो इस पर। माई बोली बोलते हैं, पितृ बोली बोलते क्या, बाप बोली बोलते क्या? अरे तुझी माई बोली काय है? माझी माई बोली मराठी आहे, माझी माई बोली गोंडी आहे, माझी माई बोली भिल्ली आहे, माझी माई बोली वराडी आहे। पितृ बोली नहीं बोलते। तो ये जो बात आपके सामने आ रही है वो सांस्कृतिक बात है, धार्मिक बात नहीं है। आदिवासियों का धर्म के साथ में इस देश का इतिहास है कि जब जब संस्कृति का खात्मा करके ही धर्म की स्थापना हुई है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर आप लोग आज तक के आइए, आपको दिखाई देगा कि जहां जहां संस्कृति खत्म हुई है वहां वहां धर्म आया है। और बाद में ये जो बौद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, क्रिश्चियनिज्म हो गया, इस्लाम आया, बहुत बात की बात है। एक बहुत लंबा पीरियड रहा है आदिवासी संस्कृति का, संस्कृत और संस्कृति के संघर्ष का। संस्कृत और संस्कृति के संघर्ष का एक बहुत लंबा पीरियड रहा है। जो प्राचीन भारत का संघर्ष है उसको समझने की ताकत, उसको समझने का हम लोगों को सेंस होना बहुत जरूरी है। उसको समझे बगैर आप भारत को नहीं समझ सकते, आदिवासी को नहीं समझ सकते। साथियों, 9 अगस्त को राघोजी भांगरे ने
एक घटना मेरे दिमाग में आई है। 9 अगस्त को राघोजी भांगरे ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और यह पुरंदर करके एरिया है। उस पुरंदर एरिया का उल्लेख आ रहा है। मैं उस जगह गया नहीं हूं, मैं देखा नहीं हूं उतना, लेकिन उस पर जो ये आया है, मुझे जो मिला है उसमें ये पुरंदर क्षेत्र जो है वहां के पुलिस स्टेशन पर राघोजी भांगरे ने 9 अगस्त के दिन हमला किया था, ये उल्लेख आ रहा है। मैं ये नहीं बताना चाहता हूं आपको कि ये 9 अगस्त और वो 9 अगस्त का कोई नहीं, वैसा नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन वो डेट मेरे दिमाग में रही है कि जो विद्रोह राघोजी भांगरे का हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, अंग्रेजों ने पेशवाइयों के साथ में मिलकर जो जमीन के खाते हैं, जिसको वही खाता बोलते हैं, वो पुलिस स्टेशन में जमा कर लिए थे और उसकी सुरक्षा अंग्रेजी पुलिस कर रही थी, वहां की सेना कर रही थी। जहां जहां रिकॉर्ड्स जमा थे, लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं जिसको हम लोग, राजस्व के रिकॉर्ड, जिसको जमीन के दास्तावेज बोलते हैं, वो दास्तावेज जिस जिस जगह पर जमा थे उन जगहों को जलाया है राघोजी भांगरे ने और क्लेम किया है, एक फ्रेश क्लेम तुम्हारा सामने लाया गया। साथियों, जब हम किसी महापुरुष के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हमारी सोच निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके सामने उसको किसी जाति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ब्राह्मणों से ब्राह्मणों की रक्षा भी राघोजी भांगरे ने की है, वो भी एक इंसिडेंट है। एक ऐसा घटना भी है जब ब्राह्मणों से रक्षा राघोजी भांगरे के माध्यम से की गई। शिवाजी महाराज के वंशजों की भी रक्षा राघोजी भांगरे के माध्यम से की गई, इसका एविडेंस है। पूरे घटनाक्रम को जब हम राघोजी भांगरे के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो एक सामने बात आती है कि एक ऐसी सोच जिसमें मानवता सबसे बड़ी होती है, उसका आधार संस्कृति होता है और उसका लक्ष्य समता पर आधारित समाज का निर्माण, एक ऐसी सोच के प्रणेता थे राघोजी भांगरे। और राघोजी भांगरे कुछ समय तक एक व्यक्ति थे, बाद में विचार बन गए थे। राघोजी भांगरे एक विचारधारा बन गई थी। आपको पोवाड़े दिखाई देंगे टंट्या भील के, राघोजी भांगरे के पोवाड़े, मराठी में पोवाड़े बोलते हैं। आज भी कुछ लोग मांगते मांगते वो गाने गाते हैं राघोजी भांगरे के, टंट्या भील के। आप पोवाड़े देखिए, उसमें दिखाई देता उनका उल्लेख आता है और उनका उल्लेख सम्मानजनक आता है। एक तरफ भगवान के भजन और दूसरी तरफ राघोजी भांगरे और टंट्या भील के पोवाड़े, यानी उनकी इमेज उस वक्त भगवान जैसी ही रही होंगी। ये बात अलग है, बाद में उनको उनके इतिहास को ही दबाया दिया गया, उनको इतिहास से नाम शेष करने का षड्यंत्र रचा गया। लेकिन ये बात तो सही है कि इनके पोवाड़े भी होते थे। अब बाबूराव शर्मा के दीजिए, उनका तेलंगाना तक के उनका ये रहा है, कुमरा भीमू के क्षेत्र तक के उनका कनेक्शन आपको दिखाई देता है। तो ये इंटरकनेक्टेड रहे। टंट्या भील का आंदोलन, राघोजी भांगरे का आंदोलन, बाबूराव शर्मा के का आंदोलन, रेंगा कोरकू का आंदोलन और इसके बाद में बिरसा मुंडा का आंदोलन। कुछ लोगों ने यह क्लेम किया कि बिरसा मुंडा के बारे में पढ़े लिखे नहीं थे। मैं आपको बता रहा हूं, बिरसा मुंडा ने टंट्या भील का लिटरेचर पढ़ा है, उसका उल्लेख आता है। जब रॉबिन हुड की पदवी टंट्या भील को दी गई उस वक्त, और उनके डेथ की जो न्यूज आई उस वक्त, उसका उल्लेख है, उसके रिकॉर्ड्स है। वैसे ही राघोजी भांगरे जी के रिकॉर्ड्स है। मेरे को एक बात की बड़ी तकलीफ हुई जब मैं उस क्षेत्र से जुड़ा, वहां के कार्यकर्ताओं से जुड़ा, तो मैं उसके पहले से ही राघोजी भांगरे के बारे में जानता था। मुझे मालूम था, मुझे ऐसा लगा
कि अपने लोगों में से कुछ लोग, बड़े लोग उस पर बात करना शुरू करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अपने लोगों में कोई आदिवासी साहित्यकार लोग या बाकी कुछ नेता लोग इस पर बात करेंगे। मैं देखा आदिवासी शहीदों को लेकर साहित्यकारों में भी और नेताओं में भी, साहित्यकारों में थोड़ा डर है, करते हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस में रहते हैं और उसको जाति के दायरे में बांध देते हैं। एक इधर लिटरेचर निकाले, बाबूराव शर्मा के राजगौंड, पुल्लेश्वर बाबूराव शर्मा के राजगौंड, यानी वो लिमिटेड हो गया। राघोजी भांगरे महादेव कोड़ी, यानी महादेव कोड़ी का है क्या राघोजी भांगरे? उनकी लड़ाई को सीमित करने वाले आप होते कौन है? जिस महान व्यक्ति के वजह से पूरे समाज को फायदा हुआ है, राज्य को फायदा हुआ है, देश को फायदा हुआ है, उस व्यक्ति को एक जाति से जोड़कर उसका लिमिटेशन जो करते हैं, ये जातिवादी संकल्पना जो है बड़े शहीदों के बड़े कार्य को भी छोटा करने की कोशिश करते हैं। आप ये समाज के लिए पोषक काम नहीं है, ये घातक काम है। आप शहीद केंगरे जी के बारे में ले लीजिए। राघोजी भांगरे के साथ में ठाकर शहीद हुआ है, काटकरी शहीद हुआ है, वारली शहीद हुआ है, पावरा शहीद हुआ है उसमें। इसके एविडेंस है। तो मेरे को बताइए, राघोजी भांगरे महादेव कोड़ी आदिवासियों का नेता है, वो भारत के तमाम आदिवासियों का ही नहीं, देश का नेता है। ये हम गलती करते हैं कि हम अपने लोगों को उस दायरे में डाल देते हैं। एक कुछ लोगों ने, मैंने अभी सुना कि हमारे कुछ लोगों ने एक डिमांड कर डाली कि 15 नवंबर को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित करें। एक डिमांड मेरे दिमाग में आई है, कुछ लोग बोल रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई राष्ट्रीय आदिवासी दिवस नहीं 15 नवंबर को, राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की बात करो, तब बात है। राष्ट्रीय आदिवासी दिवस नहीं, राष्ट्रीय दिवस घोषित करो 15 नवंबर, तब बात है। तब आपकी बात का वजन बढ़ता है। क्योंकि बिरसा मुंडा के आंदोलन ने ही इस देश में राष्ट्र की परिभाषा को निश्चित किया है। बिरसा मुंडा के आंदोलन ने ही भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब आंबेडकर के लिए पार्श्वभूमि खड़ी की है। बिरसा मुंडा के यह आंदोलन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जमीन बताई है, उनको प्रेरणा दी है। तो केवल आदिवासी वाला मामला नहीं है, ये तो देश वाला मामला है। आप बिरसा मुंडा के संघर्ष को कम क्यों कर रहे हैं? 15 नवंबर को राष्ट्रीय दिवस घोषित करो ना। उसको राष्ट्रीय दिवस घोषित करो, उसको राष्ट्रीय आदिवासी दिवस घोषित मत करो, लिमिटेशन मत बनाओ। ये रियल शहीद लोग हैं, ये रियल शहीद लोग हैं। और उनके दिन को, यानी आदिवासियों का संघर्ष केवल आदिवासियों का संघर्ष नहीं था, देश का संघर्ष था। देश की 70% लड़ाई लड़ने वाला वर्ग आदिवासी है। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, 70% लड़ाई लड़ने वाला देश का मालिक। और उसकी अवस्था क्या है? हमारे संघर्ष को राष्ट्रीय संघर्ष का दर्जा नहीं दिया गया। छोटी छोटी बातें लोगों की रहती है और वो राष्ट्रीय नेता बन गए हैं, उनकी पहचान राष्ट्रीय नेता के रूप में की गई है। आदिवासियों के बारे में बात कीजिए आप, पूरी कौम की कौम आदिवासियों की स्वतंत्र सेनानी है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि पूरी कौम को क्रिमिनल ट्राइब बोला गया, और क्रिमिनल ट्राइब बोलने के बाद में आपको मारा जाना, उस पर कोई सजा नहीं लगना। 27,000 लोग मारे गए राघोजी भांगरे के आंदोलन में, 27,000 लोग राघोजी भांगरे के बाद में, और उनके संघर्ष के पहले का जो बीच का पीरियड था, जिनको क्रिमिनल ट्राइब की कंसेप्ट में आई। आपको मालूम है, जो लोगों ने संभाजी महाराज के साथ में लड़ा था वो क्रिमिनल ट्राइब के लिस्ट में थे। यह है पेशवाई षड्यंत्र कि उनको देखो और मार दो, बिकॉज दे आर क्रिमिनल ट्राइब्स।
जैसे आपको पहले राक्षस बोलते थे, देखो और मार दो, भूत बोलते थे, पिशाच बोलते थे। राक्षसों को मारने पर किसी आदमी को सजा नहीं हुई इतिहास में? बताइए मेरे को, किसी राक्षस को किसी ने मारा और उसके बाद असुर को मारने से कोई सजा हुई? उनको सम्मानित किया गया। ये आदिवासियों के खिलाफ में हुआ षड्यंत्र है। यहां का मराठा भूल जाता है, यहां का ओबीसी भूल जाता है, यहां का दलित भूल जाता है कि वो आदिवासियों के वंशज है, यहां के अल्पसंख्यक भूल जाते हैं कि वो आदिवासियों के वंशज है। आप इस देश में जब क्लेम करोगे कि आप इस देश के मालिक हो, तो आपको बताना पड़ेगा आप आदिवासियों के वंशज हो। और जो लोग आदिवासी संस्कृति को खत्म करना चाह रहे हैं, वो लोग आदिवासी को खत्म तो करेंगे ही, आपको खत्म करेंगे। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, उस दिन इस देश के मराठा और ओबीसी, अल्पसंख्यक, दलित स्वर्गवासी हो जाएंगे। क्लेम नहीं कर सकोगे कि हु आर यू। राघोजी भांगरे का संघर्ष बुनियादी संघर्ष था। एक टर्मिनोलॉजी में बताना चाहता हूं जाते जाते। अपने आदमी को माई बाप बोलने की कंसेप्ट थी। माई बाप हम अंग्रेजों को नहीं बोलते थे, माई बाप किसी मालिक को नहीं बोलते थे। राघोजी भांगरे ने इधर टंटा भील के आंदोलन में आप देखेंगे अपने लोगों को मालिक बोलते थे, टंटा भील, और राघोजी भांगरे माई बाप बोलते थे। माई बाप, माता पिता, इस देश के बाप, गार्जियन, गार्जियन ऑफ लैंड, गार्जियन ऑफ कंट्री, गार्जियन ऑफ सोसाइटी। आदिवासियों को चालक, पालक और मालक बनाने की कंसेप्ट थी उस सोच में, राघोजी भांगरे की सोच। आप लोग जब इस चीज को समझना चाहते हो तो आपको शोध करने की जरूरत है। आज जो हम लोग बात रख रहे हैं, ये एक अपने मूवमेंट का रिसर्च है और ये दावे के साथ कर रहे हैं। इस रिसर्च को हम दावे के साथ कर रहे हैं। राघोजी भांगरे के बारे में जो रिसर्च मैं आज जो बात किया हूं, ये केवल ट्रेलर है। ये एक संक्षिप्त ट्रेलर है, पिक्चर शुरू होने की है। जब आज हम लोग एक एक शहीदों के बारे में विचार करते हैं, एक एक जगह पर हम लोग बात करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि हमारा इतिहास क्या रहा है। शुरू से ही षड्यंत्र है आदिवासियों को मारने का। यह बात सही है, ये सही बात है, लेकिन उस षड्यंत्र को समझने वाला कितना वर्ग है, यह बड़ी चीज होनी चाहिए। आप मर रहे हो, आपको मारा जा रहा है, कौन मार रहा है, क्यों मार रहा है, कैसे मार रहा है, इसको समझने वाला वर्ग आपके समाज में होना बहुत जरूरी है। और यह चीज हम तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं आप लोगों के बीच में राघोजी भांगरे के बारे में बोलना चाह रहा। ये बीच बीच में जो कमेंट्स आप लोगों के दिखाई देते हैं, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि जब भी हम बात करें तो विषय को लेकर आप कमेंट्स कीजिए, विषय को लेकर आप सवाल कीजिए। जब हम बोलेंगे तो उस विषय को, आपके प्रश्नों को भी वहां पर हम स्थान देते हुए बात करेंगे, ताकि हम भी समझ ले, आप भी समझ ले, और वो एक संवाद हो। केवल स्पीच ना हो, संवाद भी हो। उस संवाद को एक सामाजिक स्वरूप कैसे दे सकते हैं, इस दिशा में भी हम सोच सकते हैं, लेकिन बशर्त है कि आप लोग उस विषय से जुड़े हुए सवालों को सामने रखो। मैं बात राघोजी भांगरे की कर रहा हूं और आप सवाल बिरसा मुंडा पे कर रहे हो। मेरे सब्जेक्ट को आप लोग डाइवर्ट करना चाह रहे हो। आने वाले समय में अगर मौका मिला और इस सीरीज को हम लोग बढ़ाएंगे, जो मेरे को आज बताए, आप लोगों ने विषय दिया कि राघोजी भांगरे एक विचार, तो मैंने उसकी एक पार्श्वभूमि आपके सामने रखी। मैं आपसे सहमत नहीं हूं पूरी तरह। राघोजी भांगरे एक सिद्धांत, राघोजी भांगरे एक सिद्धांत है। अपनी कौम के लिए मर जाना। अरे आज अपना भाई अपने भाई के लिए नहीं मरता यार।
वो तो कौम के लिए गले में यानी फांसी का फंदा बांध लिए है। ये कलेजा, ये मरने का जुनून, जीने का जुनून, लड़ने का जुनून जिस सोच की वजह से आता है, उसी सोच को सिद्धांत बोलते हैं। जो आपको समाज पर कुर्बान होने के लिए, समाज के लिए त्याग करने के लिए, समाज के लिए पूरी जिंदगी लगाने के लिए प्रेरित करती है, वो विचारधारा का वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये कहीं से नहीं आती है, ये किसी ने बनाया नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये विचारधारा नहीं रहेगी तो समाज जिंदा नहीं रहेगा। ये विचारधारा थी करके बिरसा मुंडा आपके सामने आए, ये विचारधारा थी करके टंट्या भील आए, तिलका मांझी आए, राघोजी भांगरे आए, ख्वाजा नाइक आए, सिद्धू कानू आए, कुमरा भीमू आए, गुंडा धुर आए, बाबूराव शर्मा के आए। ये विचारधारा की वजह से ये सब लोगों ने अपने आप को कुर्बान कर दिया, त्याग किया, और ये बिगर विचारधारा के हो नहीं सकता। आप अपने आप को सौंप देते हो, मौत को खुशी से गले लगा लेते हो, ये बिगर विचारधारा के संभव ही नहीं है। यानी उनको जीने में भी समाधान था, लड़ने में भी समाधान था, और मरने में भी समाधान था। ये समाधान का जो कंसेप्ट है, ये आइडियोलॉजी की वजह से होता है, और ये आइडियोलॉजी थी, इसलिए राघोजी भांगरे एक सिद्धांत है, केवल विचारधारा नहीं, एक सिद्धांत है समाज के लिए जीने का, उसके लिए लड़ने का और मरने का, उसके लिए कुर्बान होने का। ये सिद्धांत ही है जो आज हमको राघोजी भांगरे को देखते वक्त सम्मान के साथ हमको जय आदिवासी कहना पड़ता है। मैं आप लोगों का समय लिया, एक छोटा हम लोगों ने डिस्कशन किए, कभी और मौका मिलेगा। मैंने बताया आपको, ये केवल एक ये है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग फेसबुक लाइव कार्यक्रम रखने वाले हैं। वो दोपहर में रखेंगे, करीब 1 बजे हम लोग उस कार्यक्रम को रखेंगे। 9 अगस्त के दिन भारत में, ऐसे भारत में जहां आदिवासियों को मान्यता नहीं है, जो भारत यूनाइटेड नेशंस में आदिवासियों की पहचान को रखने के लिए तैयार नहीं है, और उस देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाने की कंसेप्ट और हम लोगों की भूमिका, हम लोगों की सोच और हमारे सामने जो चुनौती है, उन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय आदिवासी, जय बिरसा, जय राघोजी।